हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने अपने पहले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 तक ख़त्म किया था और आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के तुरंत बाद जो टॉपिक्स है उनको लेकर। तो एक्सरसाइज 9.1 के बाद जो तुरंत बाद जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन से। सबसे पहले समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन असल में होता क्या चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और उसके पास दूसरा एक पॉइंट है कुछ दूर पर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जो चीज़ हमें जानना है वो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से होता है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानने के लिए हमें पहले इस इक्वेशन को जानना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है इससे हम बहुत ही अच्छे से फेमिलियर है। इस इक्वेशन को क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन या फिर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x और y, इनके ऊपर पावर कितना है 1, इसका डिग्री कितना है 1। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। x के ऊपर ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के ऊपर भी 1 है। दैट्स वाई इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। आपको जो भी लीनियर इक्वेशन दिया जाए, कोई भी लीनियर इक्वेशन, उसको अगर आप सॉल्व करेंगे और उसमें जो पॉइंट मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, उनको अगर आप कार्टेशियन ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये वाला एक इक्वेशन है। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 - 3y लिख देंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए एक टेबल तैयार कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर है x का वैल्यू और इधर है y का वैल्यू। अभी एक काम करेंगे, जो y है उसको हम लोग ले लेंगे 0। तो y को अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 0 0। ऊपर क्या रहेगा? 4 और नीचे क्या रहेगा? 2 2 2 4। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 2। तो 2 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ले आते हैं y की जगह पे 2। 2 लेने से क्या होगा? 4 - 3 2 6, नीचे रहेगा 2, तो मीन्स -2/2। आंसर होगा -1। x का वैल्यू होगा -1। फिर मान लीजिए यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -2। तो -2 लेने से क्या होगा? देखिए 4 - 3 × -2, नीचे रहेगा 2, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 10/2 अल्टीमेटली क्या आएगा? 5। तो x का वैल्यू क्या होगा? 5। अभी जो ये वैल्यूज़ हैं इनसे हमें क्या मिल गया है? कोऑर्डिनेट मिल चुका है। 2, 0, -1, 2 एंड 5, -2। इनको हम क्या कर देंगे? ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे। तो प्लॉट करने से हमें क्या मिलेगा? एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जहाँ पे भी वो मतलब रहेंगे, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेंगे। उनको ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो मतलब इससे पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है ये असल में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि जो भी लीनियर इक्वेशन आप लेंगे उनमें से इस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x और y का वैल्यू पकड़कर, तो आपको क्या मिलेगा? आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। जो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन जो है वो है एक लीनियर इक्वेशन। और वो कौन से फॉर्म में रहता है? ax + by + c = 0। a जो है वो है x का कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। अभी हमने तो ये चीज़ बता दिया कि ग्राफिकली बता दिया कि एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसको मैथमेटिकली भी हमें करके दिखाना होगा, प्रूफ करके दिखाना होगा कि असल में ये जो ax + by + c = 0 है, यानी लीनियर इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को शो करके दिखाएंगे कि
जितने भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे एक फर्स्ट डिग्री या फिर कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन को, जिसमें वेरिएबल्स हैं x एंड y। लेट अस कंसीडर ए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे, लेट अस कंसीडर ax स्क्वायर प्लस, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बी ए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y वेरिएबल। तो हमने इस चीज़ को कंसिडर कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इसी मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना x और y, इन वेरिएबल्स का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है। इनका जो वैल्यूज़ होता है वो होता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हम मान लेंगे कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, मतलब इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हम लोग निकाल देंगे। फर्स्ट मान लेंगे हम लोग एक पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, फिर मान लेंगे पॉइंट B x2 y2, और इसके बाद मान लेंगे x3 और y3। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में बिठाएंगे, मान लीजिए कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1, x के जगह पे अगर x1 बिठाते हैं और y के जगह पे अगर y1 बिठाते हैं, तो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी ज़ीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी चीज़ को कहते हैं सेटिस्फाई होना। इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और हम यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो है -1, -2, मतलब जो x का वैल्यू है वो है -1 और y का वैल्यू है -2। अभी हम देखते हैं इसको यहाँ पे बिठा के, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बिठा के, कि उससे हमें राइट हैंड साइड के बराबर कोई वैल्यू मिलता है कि नहीं। तो 3 के साथ हम लोग यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे और y के जगह पे यहाँ पे -2 लिख देते हैं और साथ में +5, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे 5। अभी माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा। दोनों में ग्रेटर कौन है? -3, 3 के आगे माइनस साइन है तो ये बिठा देंगे +5। तो देखिए यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 0। तो 0 कहाँ पे था? इसका राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब है ये जो दोनों वैल्यूज़ है x और y का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे बिठाया हमने, इनको बिठाने से LHS और RHS क्या हो रहा है? इस इक्वेशन के लिए इक्वल हो रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 और -2, ये क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग कुछ आर्बिट्ररी वैल्यूज़ को लेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, मानेंगे कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको यहाँ पे बिठाने के बाद भी क्या हो रहा है? इसी तरह से LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। उसी तरह से B का जो वैल्यूज़ हैं इनको बिठाने के बाद भी हमें क्या मिल रहा है? LHS और RHS इक्वल मिल रहा है, और इसको बिठाने के बाद भी। तो इसी को कहते हैं किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे लेट A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 be 3 points
which satisfy the above equation. क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, इन यहाँ पर जो x और y का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे बिठा सकते हैं इस इक्वेशन में। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a x1 प्लस b y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनके वैल्यूज़ को बिठाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा। इसको देंगे नंबर 1, फिर लिखेंगे a x2 प्लस b y2 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको देंगे नंबर 2, और a x3 प्लस b y3 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको देंगे नंबर 3। नेक्स्ट अभी हमें करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिखेंगे from 1 and 2 doing cross multiplication we get, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करना है इसके लिए हमें इक्वेशन 1 और 2 में एक चीज़ देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशंस में कौन सी चीज़ सेम है। जैसे कि यहाँ पर a जो है दोनों में सेम है, b भी सेम है और c भी सेम है। तो हम मान लेंगे कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पर वेरिएबल जैसा है, और जो x1 है x2 है वो अभी यहाँ पर कोफिशिएंट जैसा है। ठीक है, मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें सेम है उनको रख देंगे, लेकिन जो चीज़ें सेम नहीं है उनको हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए सबसे पहले जो b है, b के साथ y1 है, y1 को लिखेंगे, नीचे क्या है y2 उसको लिखेंगे। इसके बाद c के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है उसके साथ। इसके बाद यहाँ पे भी नीचे 1 है। फिर a के साथ क्या है, देखिए x1, और नीचे क्या है x2, और फिर से y1 y2 लिख देंगे। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अभी मेन चीज़ जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या चीज़ सेम था, कौन सा चीज़ को हमने नहीं लिया, a, तो y1 इंटू 1 y1 माइनस y2 इंटू 1 y2 इजिकल टू, यहाँ पर कौन सा चीज़ सेम है, b, x2 इंटू 1 x2 माइनस x1 इंटू 1 x1, और यहाँ पे कौन सा चीज़ सेम है, c। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 y2 माइनस x2 y1। इस चीज़ को हम लोग पकड़ लेंगे किसी x के बराबर। x क्या चीज़ है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, से x के x नहीं है, k के बराबर हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को पकड़ लेंगे। यहाँ पर इन तीनों टर्म्स के बीच में देखिए इक्वल साइन है, और k के पहले भी इक्वल साइन है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है वो भी इक्वल टू k है, ये वाला भी इक्वल टू k है, और ये वाला भी इक्वल टू k है। इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे कि ये वाला इक्वल टू k, सेकंड वाला भी इक्वल टू k, और थर्ड वाला इक्वल टू k। तो यहाँ पर हमने इन तीनों चीज़ को इक्वल टू k लिख दिया है। अभी यहाँ से हमारा जो काम है वो है कि हम यहाँ से a का, b का और c का वैल्यू निकालें। a का वैल्यू क्या होगा, k इंटू y1 माइनस y2। उसी तरह से यहाँ पर b का वैल्यू क्या होगा, k इंटू x2 माइनस x1, और c का वैल्यू देखिए क्या होगा, k इंटू x1 y2 माइनस x2 y1। ये जो तीनों वैल्यू है a, b और c का, इन तीनों को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें बिठा देंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the values of a,
B and C in 3 we get, तो यहाँ पे a के जगह पे बिठा देंगे पास, फिर लिख देते हैं ax3 प्लस by3 प्लस c इज इक्वल टू 0। a के जगह पे बिठा देते हैं k इंटू y1 माइनस y2 प्लस यहाँ पे x3 रहेगा साथ में, प्लस b के जगह पे बिठा देते हैं k इंटू x2 माइनस x1, साथ में रहेगा y3, और c के जगह पे लिख देते हैं k इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है और इन तीनों टर्म्स में देखिए k कॉमन है, तो इस k को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं और यहाँ पर निकाल कर 0 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, तो ये वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ही बचेगा सिर्फ y1 माइनस y2 x3 प्लस x2 माइनस x1 y3 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं x3 से, तो x3 से मल्टीप्लाई करने से होगा x3 y1 माइनस x3 y2 प्लस, इसको अगर y3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x2 y3 माइनस x1 y3 प्लस, यहाँ पे रह जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। अभी हम एक काम करते हैं, जितने भी x1 वाले हैं सबको एक साथ लेके आते हैं, ये यहाँ पे रहा x1 और यहाँ पे रहा x1, प्लस वाले को आगे ले देते हैं x1 इंटू y2, इसके बाद माइनस x1 y2, इसके बाद जितने भी x2 है उनको लेके आते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो पहले लिखेंगे x2 y3 और फिर लिखेंगे x2 y1, इसके बाद हम लेंगे x3 को, तो ये जैसा है वैसे इसको बिठा देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से x1 को, अंदर क्या बचेगा y2 माइनस y3, इसके बाद यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं x2 को, अंदर क्या बचेगा y3 माइनस y1, और यहाँ से x3 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास ये जो चीज़ है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये असल में क्या चीज़ है, ये है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अगर हम सामने अगर यहाँ पर हाफ लगा देते हैं तो ये बन जाता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और हमें पता है जब भी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 0 होता है, मतलब देखिए यहाँ पर ये रहा आपका ट्राइंगल, यहाँ पर वर्टेक्स में 3 पॉइंट्स है, इससे एरिया बन रहा है। अगर ये एरिया 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ऊपर से यहाँ पर नीचे आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हो जाएगा। तो जब भी ट्राइंगल का एरिया 0 होता है तब क्या हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग कि ये कोलिनियर का कंडीशन है। तो यहाँ पर जो हमने तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बिठाया इक्वेशन 3 में, ए और बी और सी का वैल्यू बिठाने के बाद हमें क्या मिला, देखिए कोलिनियर का कंडीशन मिला, विच इज़ द कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था, हमारा जो इक्वेशन था हमने जो शुरुआत में लिया हुआ था, ये इक्वेशन असल में क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसी से हमने क्या निकाला है, कोलिनियर का कंडीशन निकाला हुआ है। अगर वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता तो कभी भी हम लोग कोलिनियर का कंडीशन निकाल नहीं पाते। कोलिनियर का मतलब होता है कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो स्ट्रेट लाइन में है। ये जो तीनों पॉइंट्स हमने लिया ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। और हमने ये कंडीशन कहाँ से निकाला, हमने निकाला ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सही में क्या है, स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब लिख लेते हैं हम एक लास्ट चीज़ यहाँ पर, which is the
condition satisfied by 3 points x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 when they are collinear। मतलब ये जो कंडीशन हमें निकाला है प्रीवियस पेज में, ये कंडीशन कब मिलता है? जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। Thus ax plus by plus c is equal to 0 is the equation of straight line। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस के साथ पैरेलल कोई लाइन अगर जाता है तो उस लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, उसका हमें यहाँ पर इक्वेशन देखना है। मीन्स एनी लाइन व्हिच इज़ पैरेलल टू एनी ऑफ द एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो हमें पता है। जो जनरल उसका जो फॉर्म है, इट इज़ नथिंग बट ए लीनियर इक्वेशन और यू कैन से फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो उसका फॉर्म भी हमें पता है, वो किस तरह से है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x का और y का कोफिशिएंट है ये दोनों एक साथ एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते। अगर सपोज़ मान लीजिए कि a अगर 0 होगा तो b नॉन ज़ीरो रहेगा, दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है। फर्स्ट सपोज़ मान लीजिए कि इफ़ b इज इक्वल टू 0, y का जो कोफिशिएंट है b वो 0 हो गया एंड a नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा? अगर हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, इनके वैल्यूज़ को b इज इक्वल टू 0 को अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है? देन ax प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो y है वो वैनिश हो चुका है क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है। तो अल्टीमेटली ax इज इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस c, और x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस c बाई a। इस c बाई a को, माइनस c बाई a को हम लोग k पकड़ लेते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के साथ जो भी लाइन पैरेलल होगा उसका इक्वेशन कैसा रहेगा? x इज इक्वल टू समथिंग। अगर मान लीजिए इफ k इज निगेटिव, अगर k निगेटिव होगा तो सपोज ये हमारा कार्टेशियन ग्राफ है, ठीक है। क्योंकि वो लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो y एक्सिस के साथ पैरेलल तो दो तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ से पैरेलल हो सकता है या फिर यहाँ से पैरेलल भी हो सकता है। तो k के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है वो। अगर k का वैल्यू जो है वो निगेटिव होता है देन जो लाइन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये वाला लाइन ये वाला होगा। और अगर k का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये लिख लेते हैं पहले, इफ़ k इज़ पॉजिटिव नेगेटिव देन the parallel line will be in the left side of y axis। और दूसरा कंडीशन है कि अगर k का वैल्यू जो है
इफ k इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हुआ तो द पैरेलल लाइन विल बी इन द राइट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस। ठीक है, क्या वैल्यू पॉजिटिव होने से यहाँ से जाएगा और अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे हमने b का वैल्यू 0 लिया है, a नॉट इक्वल टू 0 है, उसका ठीक उल्टा करते हैं हम। इफ a इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 देन क्या होगा, x जो है वो बेनिश हो जाएगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट a जो है वो 0 है। by प्लस c इज इक्वल टू रहेगा 0, तो by इज इक्वल टू माइनस सी और y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन b। इसको पकड़ लेते हैं हम h। तो ये जो है यही है हमारा इक्वेशन। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन of a line parallel to x axis। तो उसी की तरह, पहले वाली की तरह, अगर y is if h is negative then, अच्छा हम देखते हैं अभी कि लाइन कैसे जा रहा है। या तो लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से, upper side and lower side। If h is negative then the parallel line will be in the lower side of the x axis, और इसका ठीक उल्टा होगा। If h is positive then the parallel line will be in the upper side of x axis। ठीक है, मतलब अगर h का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये वाला लाइन होगा x एक्सिस के, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, और अगर नेगेटिव होता है तो वो पैरेलल लाइन x एक्सिस के नीचे रहेगा। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइन टू एनी एक्सिस। x एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन का भी पता है आपको, अगर x एक्सिस के साथ कोई भी लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन होएगा y इज इक्वल टू h, और अगर y एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू k, इस फॉर्म में। ठीक है, तो दीज आर द इक्वेशंस। अभी चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मतलब पहले जो हमने किया था, एक इक्वेशन निकाला था लाइन का, जो ग्रेडियंट निकाला था, सॉरी, उसमें हमने क्या किया था, एक लाइन जा रहा था 2 पॉइंट से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने मतलब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या चीज़ निकालना है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है, जिस लाइन के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट आपको पता हो, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। क्वेश्चन में बस आपको क्या दिया जाएगा, बस एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, उसका आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि आपका जो लाइन है वो इधर से जा रहा है और आपको पॉइंट जो दिया गया है वो है ये वाला पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1 और y1 ये चीज़ दिया गया है। इसका इंक्लिनेशन जो है वो है थीटा डिग्री। ये हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्लिनेशन है थीटा, और जो पॉइंट प्रोवाइडेड है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थोड़ा सा चीज़। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए x1 y1 be a fixed point on a non-vertical line situated on the xy plane।
ये जो एक्स वाई प्लेन है यहाँ पर एक नॉन वर्टिकल लाइन का मतलब है कि वो लाइन जो है वो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है। अगर ये पूरा सीधा जाता है, वर्टिकल लाइन होता है, तो ये वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। और इसके इक्वेशन तो हमें पता है, एक्स इजिकल टू के, ये हमने कर लिया है अभी, तो तब तो और कोई बात बनता ही नहीं है इसको निकालने का। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने जो लाइन है उसको थोड़ा इंक्लाइन करके रखा है, थोड़ा टेढ़ा करके रखा है, ताकि वो नॉन वर्टिकल हो। नॉन वर्टिकल लाइन सिचुएटेड ऑन एक्स वाई प्लेन एंड लेट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ये जो इंक्लिनेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना है, थीटा, ये ले लिया है हमने। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट लिख सकते हैं। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कॉमा एम इज इक्वल टू कितना होगा, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, मतलब थीटा, टेन थीटा, ये हो गया। अभी हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालने के लिए। देखिए इक्वेशन निकालने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट की ज़रूरत हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो हमें गिवन पॉइंट है, ये पॉइंट का वैल्यू हमें पता है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दोनों का वैल्यू हमें पता होगा, सपोज 5,6 या फिर कुछ भी, कोई भी नंबर। लेकिन दूसरा एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे p, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जिसका हमें, आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें पता नहीं है अभी x और y, कोई डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर नहीं है कि या फिक्स्ड होगा, कि फिक्स्ड पॉइंट तो ये वाला है ना। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। मतलब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से इतना दूर पे ये पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, इस पॉइंट से थोड़ा और दूर या फिर और दूर हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स वाई इस पॉइंट को कहा गया है आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको इक्वेशन निकालने के लिए। तो लिख लेंगे लेट p having coordinate x, y be any arbitrary point on the line। ये निकाल दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, जो स्लोप हमने ग्रेडियंट निकाला हुआ है उसको 2 पॉइंट फॉर्मूला में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्मूला तो पता ही है किस तरह से करते हैं। सेकेंड वाले के y कोऑर्डिनेट से फर्स्ट वाले का y कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाई सेकंड वाले के x कोऑर्डिनेट से फर्स्ट वाले का y कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। फॉर्मूला में पता है, ये वाला फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के ग्रेडियंट निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मतलब जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, उनको लेने से हो जाता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसी चीज़ को अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देयरफॉर ग्रेडियंट, फिर से लिखेंगे ग्रेडियंट m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y2 की जगह पे क्या है, सॉरी ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये है हमारा सेकंड पॉइंट, सॉरी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसको पकड़ लेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसको पकड़ लेंगे, सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो y2 की जगह पे है y और y1 की जगह पे तो खुद y1 ही है, x2 की जगह पे है सिर्फ x और y2 की जगह पे है, और सॉरी x2 की जगह पे है x2, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे क्या है देखिए 1 के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस y1, तो ये y माइनस y1 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू x माइनस x1। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू a fixed point। फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, ठीक है। और इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म। इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन
वन पॉइंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट से गुजर रहा है, मतलब प्रोवाइडेड जो पॉइंट है सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट्स वाई इसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। पहले वाले में सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन था, यहाँ पर दो दो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तब आप किस तरह से लाइन का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ये हम देखेंगे अभी। तो इसके लिए कार्टेशियन ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। अभी यहाँ पे एक लाइन हम कंसिडर करेंगे जो कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर से जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर वो लाइन है, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉन वर्टिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन वर्टिकल लाइन है। इस लाइन में हम मान लेंगे कि दो पॉइंट जो गिवन पॉइंट्स हैं हमें, वो है यहाँ पर और यहाँ पर। ये है सपोज़ ए और ये है सपोज़ बी। ए का कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम लोग x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम लोग x2 y2। और जिस तरह से पहले वाले में हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इसके बीच में। चाहे तो इसके उस पार भी आप कर सकते हो, बी के दूसरी तरफ भी आप ले सकते हो, के पे भी ले सकते हो, इस लाइन के ऊपर लेना चाहिए। तो उसको ले लेंगे हम लोग और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। अभी देखिए यहाँ पर जो इसको इक्वेशन निकालने का जो फंडा है वो क्या है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होने के साथ साथ अगर इस चीज़ को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, मान लीजिए AP एक लाइन है और दूसरा PB दूसरा लाइन है, क्योंकि दोनों तो एक ही लाइन से लाइन के पोर्शन है, एक ही मतलब स्ट्रेट लाइन के, तो जो उनका जो मेन लाइन था उसका तो ग्रेडियंट तो सेम था, स्लोप सेम था, क्योंकि एंगल तो सेम ही बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग तो नहीं बना रहे हैं ना, क्योंकि तीनों के तीनों तो एक ही लाइन पे ही है। ठीक है, चाहे आप एक AP की बात करो या PB की बात करो, दोनों का ही क्या होगा, स्लोप तो सेम ही होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक ही मतलब समानता के साथ एक ही लाइन पे चल रहे हैं। उनका जो पेरेंट लाइन था उसका जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, AP का भी उतना ही इंक्लिनेशन होगा, PB का भी उतना, दैट्स वाई दोनों का ग्रेडियंट भी सेम होगा। ये हमने पहले भी किया था कि दो लाइन जो है एक ही पॉइंट में है, किस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। दोनों लाइन का क्या कर लो आप, ग्रेडियंट निकाल दो। अगर दोनों लाइन का ग्रेडियंट अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन क्या है, कोलिनियर है, या फिर एक ही साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फॉर्मूला। जैसे कि AP है, देखिए AP पे आपको 2 पॉइंट तो है ही यहाँ पर प्रोवाइडेड, मान लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ AP, इसको मान लेंगे हम लोग M1। तो M1 में करना क्या है, देखिए आपको सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट से फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो जो P है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y, और इसका कितना है, y1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। उसी तरह से अभी PB को भी लेंगे हम लोग, ग्रेडियंट ऑफ PB, इसको पकड़ लेंगे M2। तो M2 में क्या करना है, देखिए B जो है वो सेकंड पॉइंट है, तो उसके y कोऑर्डिनेट से इस P के y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, y2 माइनस y और x2 माइनस x। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, सिंस A, B and P are situated on the same line, that is these are collinear, therefore दोनों का ग्रेडियंट क्या होगा, सेम होगा। अब एक बड़ा लाइन ले लीजिए, इसका जितना ग्रेडियंट रहेगा उसके किसी टुकड़े को ले लीजिए, उसका भी ग्रेडियंट उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा
जो पेरेंट लाइन था, असली लाइन था, उसका जितना ग्रेडियंट है और उन दोनों का ग्रेडियंट भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा, और इनका जो इंडिविजुअल ग्रेडियंट है वो भी तो इक्वल होगा ना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इस लाइन का नाम दे दीजिए आप एल, तो एल का जितना ग्रेडियंट होगा एपी का भी ग्रेडियंट उतना ही होगा और पीबी का भी ग्रेडियंट उतना ही होगा। तीनों के तीनों क्या है यहाँ पर, इक्वल है। तो दैट्स वाई m1 और m2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। m1 इज इक्वल टू m2, इनका वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको रख देंगे यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और उसको उधर भेज देंगे x माइनस x1। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, उसको 2 पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है। पिछले वाले को कहा गया था 1 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे 2 पॉइंट हमें गिवन था, 2 ही पॉइंट्स आपको दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको पहले वाले में 1 पॉइंट ही दिया गया था, दैट्स वाई इसको कहा गया था 1 पॉइंट फॉर्म, और इस वाले में आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे, दैट्स वाई इसको कहा जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन ग्रेडियंट फॉर्म। अभी जो हमें इक्वेशन निकालना है लाइन का वो होगा ग्रेडियंट फॉर्म में। तो इसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए हम लाइन को कंसिडर करेंगे। सपोज ये लाइन जो है ये इधर से जा रहा है, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन जो है वो है थीटा। अभी हम यहाँ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट जो है वो कंसिडर करेंगे P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब इनका नाम दे देंगे हम A, इसका नाम दे देंगे B दे देते हैं। उसके बाद अभी ये जो OB है, OB असल में क्या चीज़ है, देखिए OB है इस लाइन का, ये लाइन y एक्सिस को जहाँ पे काटता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, इसको कहा जाता है इंटरसेप्ट। जब कोई लाइन किसी एक्सिस को काटता है तो जहाँ पे उसने काटा वहाँ से लेकर ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है इंटरसेप्ट। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, c के बराबर है इसका y इंटरसेप्ट। ओके, इस लाइन ने जहाँ पे y एक्सिस को काटा उस जगह पर अभी हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देते हैं r, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देते हैं n। ओके, तो ये लाइन और ये लाइन जो है हमने पैरेलल करके ड्रॉ किया है। तो क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो वैसे भी ये जो लाइन है AP, इसका ग्रेडियंट कितना है, m इज इक्वल टू tan थीटा, एंड यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किया है BN को OX के साथ पैरेलल करके, मतलब x एक्सिस के साथ पैरेलल करके ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो दैट्स वाई जो ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल का नाम क्या है, देखिए इसका नाम है BAO। BAO इज इक्वल टू एंगल PBN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा। दोनों एंगल इक्वल, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जो इक्वेशन निकालने हम जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट जो इक्वेशन निकाला था उसमें सिर्फ 1 पॉइंट आपको गिवन रहेगा, दूसरे वाले में 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा। इस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको सिर्फ ग्रेडियंट दिया रहेगा। तो ग्रेडियंट देने के बाद, और ग्रेडियंट के साथ साथ आपको इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा, और इनका इस्तेमाल करके क्या करना है आपको, जो वैल्यू है वो जो इक्वेशन है वो निकालना है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे और इंटरसेप्ट के ऊपर भी। ये अगर C है तो ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या होगा, C होगा। ये दोनों एकदम बराबर है, ठीक है। और ये जो PR है, PR किसके बराबर है,
देखिए यहाँ से हम यहाँ पर गए और फिर यहाँ पे जर्नी किया, तो ये तो y एक्सिस से पैरेलल है ना, तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो है वही है। कितना है इसका वैल्यू y, ये कितना डिस्टेंस है y, पी आर इज इक्वल टू वाई। पी आर अगर y ही है, पी एन कितना होगा, पी एन इज इक्वल टू होगा y से अगर c को माइनस कर दे तो जो बचेगा वो, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ लिखेंगे पी एन इज इक्वल टू वाई माइनस सी। हम पी एन को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए ट्राइंगल पी बी एन चाहिए, पी बी एन के सभी साइड्स का वैल्यू चाहिए। पी एन का तो हमें मिल चुका है वाई माइनस सी, और बी एन जो है देखिए ओ आर का वैल्यू कितना है एक्स, तो ओ आर के साथ तो बी एन पूरा इक्वल है, तो बी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। लिख देते हैं बी एन इज इक्वल टू ऑल्सो एक्स, मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अभी क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ एम इज इक्वल टू कितना है tan थीटा। ये जो हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिख के रखा है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, इसको भी तो क्या करना है यहाँ पर इस्तेमाल करना है इक्वेशन बनाने के लिए, वही हम अभी करेंगे इस ट्राइंगल के सहारे। तो इस ट्राइंगल में देखिए tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका रेफरेंस एंगल है यहाँ पर, एंगल के साथ जो साइड होता है वो है बेस, तो बी एन है मेरा बेस। एम इजिकल टू क्या लिख दूंगा tan के जगह पे, tan थीटा के जगह पे बी एन लिखूँगा, और सॉरी पहले लिखना है हमें परपेंडिकुलर कौन सा है, जो बेस के ऊपर 90 डिग्री से खड़ा हुआ है वो है परपेंडिकुलर पी एन, तो ये हमारा पी एन है, और बेस कौन सा है बी एन। ये जो रेफरेंस एंगल के साथ जो एडजेसेंट जो एकदम ये वाला साइड होता है नीचे की तरफ, इधर नहीं इसके साथ ही, उसको कहा जाता है बेस। और तो बेस मालूम हो गया, तो बेस के ऊपर जो 90 डिग्री है वो है परपेंडिकुलर, और बाकी जो है वो तो हाइपोटेनस हो गई। तो पी एन बाई बी एन, एम का वैल्यू पता है, पी एन कितना है वाई माइनस सी, और बी एन कितना है एक्स, तो यहाँ पे हमने एक्स को लिख दिया है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू एक्स क्या हो जाएगा एम एक्स एंड वाई माइनस सी, एम एक्स सी को इधर लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन निकल चुका है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ग्रेडियंट फॉर्म, या फिर इसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किस लिए कहा गया है, क्योंकि c जो है वो स्लोप है y एक्सिस का, और सॉरी इंटरसेप्ट है y एक्सिस का, और स्लोप भी तो है m। स्लोप मतलब ग्रेडियंट, दोनों एक ही चीज़ है, ग्रेडियंट और स्लोप दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट भी कहा जाता है फॉर्म, या फिर सिर्फ ग्रेडियंट फॉर्म भी आप कह सकते हो, या फिर सिर्फ स्लोप फॉर्म भी आप कह सकते हो। अभी चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अभी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा सिर्फ इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, और उसी के सहारे आपको क्या करना है इक्वेशन बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सपोज़ हम मान लेते हैं कि एक लाइन यहाँ से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है कि लाइन इंटरसेप्ट बना रहा है दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। इंटरसेप्ट क्या है ये हमने पिछले जो फॉर्म है उस पर भी डिस्कस किया। ओरिजिन से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे वो लाइन एक्सिस को कट करता है, उसका जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है इंटरसेप्ट। तो देखिए यहाँ पर एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है ए, ओ ए, ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं इसका नाम है बी, वाई एक्सिस को जहाँ पे वो काट रहा है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस उसको कहा जाएगा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ए का भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो वाई एक्स इंटरसेप्ट है ना वो ए के बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ए।
और हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, x,0, उसका y कोऑर्डिनेट जो ऑर्डिनेट होता है उसका वैल्यू 0 रहता है। ठीक है, क्योंकि हमने तो y एक्सिस पर जर्नी किया ही नहीं, सीधा ओरिजिन से x एक्सिस के ऊपर चलते चलते हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लेंगे हम लोग a डिस्टेंस कवर किया और ये 0 होगा। उसी तरह से यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमें बस y एक्सिस के ऊपर ही जर्नी करना पड़ेगा, ना कि हमें x एक्सिस के ऊपर करना पड़ेगा। दैट्स वाई इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी हमारा y इंटरसेप्ट उसको हम लोग पकड़ लेंगे स्मॉल b। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले जो किया इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म वो लिखेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर ए बी, हमारा लाइन का नाम क्या है, ए बी, इसको मान लेंगे फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लेंगे सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट का जो y का कोऑर्डिनेट है वो है y1, ये है हमारा y1, x1 y1, ये है x2 y2। तो y1 का वैल्यू कितना है 0, y2 का वैल्यू कितना है b, ये 0, नीचे यहाँ पर x2 का वैल्यू है 0 माइनस x1 का वैल्यू है सिर्फ a, और यहाँ पे रहेगा x माइनस a। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, y 0 का लिखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, b नीचे है माइनस a और यहाँ पे रहेगा x माइनस a। इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये b जो है इसके नीचे जो 1 है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y बाई b। अभी बचा क्या है, x माइनस a अपॉन माइनस को यहाँ पे रख देते हैं और a यहाँ पर रख देते हैं। अभी a से डिवाइड करेंगे दोनों को, माइनस माइनस प्लस, जैसे ब्रैकेट को विड्रॉ कर देंगे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे होगा a अपॉन a। ना होने के बाद ये जो माइनस एक्स बाई a है तो राइट हैंड साइड में उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और a से a कट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और अभी आ गया x बाई a है प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ये है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। जो पहले वाला किया था हमने वो था स्लोप इंटरसेप्ट, क्योंकि वहाँ पे m भी था और c भी था। m मतलब यहाँ पर है स्लोप और c मतलब y इंटरसेप्ट, दैट्स वाई दोनों रहने के कारण इसको कहा गया स्लोप इंटरसेप्ट। लेकिन यहाँ पे जो है a और b जो है, a है x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट, दैट्स वाई इसको सिर्फ कहा जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। चलते हैं अभी नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल क्या चीज़ है, अगर वो हमें पहले समझना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, जो लाइन दूसरे लाइन के ऊपर 90 डिग्री क्रिएट करता है उसको बोला जाता है नॉर्मल। तो हम मान लेंगे कि हमारा जो लाइन है वो इधर से जा रहा है, ठीक है, जिस तरह से पहले गया था, और ओरिजिन से इसके ऊपर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नाम दे देंगे इसका ए दे देते हैं, इसको बी, और इसको कुछ पी दे देते हैं, जब पी नहीं उसको दे देते हैं ओ एम। तो ये ओ एम जो है वो हमारा नॉर्मल है और लाइन है ए बी। अभी आपको क्वेश्चन में बस मतलब इसकी इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ आपको ये जो नॉर्मल है लेंथ ओ एम उसका वैल्यू दिया जाएगा, उसी के सहारे आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। अभी हम मानेंगे कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल यहाँ पे अल्फ़ा एंगल क्रिएट कर रहा है। कोई भी कुछ भी पकड़ सकते हो आप, यहाँ पर अल्फ़ा
से हम डिनोट कर रहे हैं इस एंगल को, अल्फ़ा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ये अगर अल्फ़ा है तो इस ट्राइंगल से हम कॉस अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा, कौन से ट्राइंगल से, ए ओ एम से, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ एम। देखिए यहाँ पर रेफरेंस एंगल जो है वो ये वाला, तो रेफरेंस एंगल के साथ जो साइड रहता है, सॉरी ये वाला नहीं, इधर इस तरह से, इस तरह, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है ना, तो ये वाला साइड है हमारा बेस और ये वाला है परपेंडिकुलर और ये वाला है हाइपोटेनस। तो कॉस मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, ओ एम, लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन हाइपोटेनस है ओ ए। ये जो लेंथ है उसको हम लोग मान लेंगे पी। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी बाई ओ ए। अभी लिखेंगे हम लोग ओ ए का वैल्यू, क्या क्या निकालना है यहाँ से हमें, ओ ए का मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, और ओ बी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट को निकाल के रखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बाई पी। और अगर हम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नेक्स्ट पेज में करते हैं इस चीज़ को, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू पी बाई ओ ए। तो ए को इधर ले आते हैं और पी के नीचे चले जाता है cos अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा का जो रेसिप्रोकल है यहाँ पर देखिए 1 है, 1 बाई cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या है, sec अल्फ़ा। ये चीज़ हमें निकाल के रखना है। नेक्स्ट हम जाएंगे ऊपर वाले ट्राइंगल पर, इस वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल एम ओ बी में। तो एम ओ बी में जाने से हमें रेफरेंस एंगल चाहिए होगा, ये वाला एंगल। देखिए ये जो है टोटल, ये पूरा क्वाड्रेंट जो कट करता है ओरिजिन में वो 90 डिग्री होता है। तो ये वाला अगर 90 डिग्री से ये वाला पार्ट अगर अल्फ़ा हो गया तो बाकी बचा कितना, 90 माइनस अल्फ़ा। ऊपर वाला जो ट्राइंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला जो ट्राइंगल होगा इसका ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा रेफरेंस एंगल, इसके साथ जो ये वाला साइड है वो है बेस। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस निकालेंगे फ्रॉम ट्राइंगल एम ओ बी। यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ओ एम, और हाइपोटेनस कितना है, ओ बी। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, मतलब थीटा तो नहीं है पर अल्फ़ा, ठीक है। ओ एम का वैल्यू कितना है, पी, और ओ बी जो है वो है हमारा वाई इंटरसेप्ट। ओ बी का वैल्यू क्या होगा, पी अपॉन साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा का रेसिप्रोकल पता है क्या चीज़ है, कॉसेक अल्फ़ा। तो ये जो चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको, इसका इक्वेशन हमें पता है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कुछ देर पहले किया था वो वाला इक्वेशन हम लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स के नीचे रहेगा एक्स इंटरसेप्ट और प्लस वाई के नीचे रहेगा वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारा, ओ ए, और वाई इंटरसेप्ट है ओ बी। इनका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। ओ ए का वैल्यू है पी सेक अल्फ़ा और वाई का है पी कॉसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अभी जो सेक अल्फ़ा है उसको हम लोग ऊपर उठा देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स
कॉस अल्फ़ा। इसका रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, फिर से कॉस आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करने से फिर से क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और इसके नीचे भी पी रहेगा, इसके नीचे भी पी रहेगा, इजिकल टू 1। अभी हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे सेम चीज़ है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया है, ये वाई होना चाहिए, यहाँ पर वाई है, बाकी सब ठीक है। तो साइन अल्फ़ा इजिकल टू 1, और 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर बचेगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इजिकल टू पी इंटू 1 पी। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको सिर्फ p का वैल्यू दिया जाए तो आपको कैसे निकालना है, p का वैल्यू दिया जाएगा और साथ में एंगल कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है वो नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ वो भी दिया जाएगा, तो तब आपको इस फॉर्मूला यूज़ करके इक्वेशन निकालना है।